हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग मिरर्स। और बेटा मैं आपको पढ़ाने आई हूँ आपका नेक्स्ट लेक्चर, जो आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा आपका। ये लास्ट लेक्चर है आपका अराउंड 90% जो सिलेबस है, 90% जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आपका 10% चैप्टर बचा हुआ, तो उसे हम फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। अब आपको पता है जैसे कि आपके जो चैप्टर्स हैं सारे ही हमें सबसे पहले सेल पाई जाती हैं, सभी में है ना, सेल पाई जाती हैं। तो सेल एक बेसिक यूनिट है हमारी कि हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक शेप में, हर एक क्या बोल सकते हो आप, मैमल हो या फिर प्लांट हो या एनिमल हो या फिर इवन और कोई चीज हो, तो सारी चीजें हमारी सेल से बनी हुई होती हैं, आपको पता है। ठीक है, तो हम 90% आपको चैप्टर फिनिश हो चुका है, आपका 10% रह गया है, जल्दी से इसको भी फिनिश कर ले रहे हैं हम। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, लास्ट लेक्चर आपका कैसा था, जो प्रीवियस लेक्चर है वो मुझे जरूर बताना। उसमें हमने क्या सेंट्रियोल, पिलाई वगैरह और फ्लैजुला वगैरह वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था उसमें। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेना है। न्यूक्लियस एज एन सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको पहले बताया था मैंने, जब स्टार्ट किया था हमने चैप्टर, कि आपकी लिविंग सेल होती है, डेड सेल होती है, और आपकी क्या होती है, ब्राउन होती है। आपकी जो आपकी सेल होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने सब कुछ बताया था। जो आपकी लिविंग सेल होती है वो किसने की थी, वो एवी न्यूक्लियस, एवी ल्यूवन हॉक्टे, उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और जो आपका न्यूक्लियस है वो किसने किया था, ब्राउन ने, जो आपका रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने किया था। और आपका एक होता है डेड सेल, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, इनको बताने का कोई अभी मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, अभी न्यूक्लियस को क्या आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ, कर्सर से आप देखते जाना कहाँ कहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। तो न्यूक्लियस एज एन सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने किया था सबसे पहले, और अर्ली 1831 में। जैसे आपको मैंने सेरेन और स्वान की जो थ्योरी थी वो बताई थी, वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1838 और 1839 में सेरेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, दोनों ही अपोजिट थे, ये तो आपको सबको पता होगा। तो 1831 में इन्होंने भी, रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस की डिस्कवरी वो पहले ही कर चुके थे। ठीक है, मतलब सेल थ्योरी आने से पहले ही। उसके बाद में उन्होंने पता लगाया कि, अब किसने पता लगाया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक चीज होती है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन पाई जाती है। उन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन किया, बाय द बेसिक डाई से स्टेन किया उसे, और स्टेन करने के बाद में उन्हें क्या मिला, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मिला, तो क्रोमेटिन जो मिला वो किसने दिया था, तो वो सबसे पहले किसने किया था, जो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन किया था बेसिक डाई के द्वारा, और उसके बाद में उन्हें मिला था क्रोमेटिन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, आगे ये है द इंटरफेस न्यूक्लियस। जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है, अभी आपको जो न्यूक्लियस है वो कब देखने को मिलेगा, तो जो इंटरफेस होता है, अपने फेजेस पढ़े होंगे अपने सेल साइकिल, सेल द डिवीजन ऑफ सेल में आपने पढ़े होंगे। तो उसमें क्या है, आपने फेजेस पढ़े होंगे, जैसे एनाफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, इंटरफेज हो गया, ठीक है, एस फेज हो गया, जी फेज हो गया, एम फेज हो गया। तो ये सारी चीजें फेजेस पढ़े होंगे। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होता है, सॉरी अपियर होता है, वो कब होता है, और इंटरफेज के दौरान ही हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑफ एन सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं करती है तभी हम न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, और उसके पास में क्या होती हैं, हाईली एक्सटेंडेड होती हैं और इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। अब आपके पास में देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, और उसमें से एक से अधिक आपके स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, उन स्फेरिकल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई, जिसे हम सिंगल में न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा, बेसिकली न्यूक्लियोलस वो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो सेल है, इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर पोर है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दो टाइप की होती हैं, आपकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद में कुछ पोर्स होते हैं जो बचे हुए होते हैं आउटर और इनर में। अब यहाँ पे बेटा कुछ है नहीं लिखने के लिए, वरना मैं आपको लिख के दिखा देती। ठीक है, इसमें कुछ लिखने वाला वो नहीं है, तो इसलिए नहीं बता पा रही हूँ मैं। तो उसके बाद में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या है बेटा, वो एक डीएनए का फॉर्मेशन करता है, उसी में क्रोमेटिन होता है आपका। ठीक है, और क्रोमेटिन होने के बाद में उसी में आपके जहाँ पे राइबोसोम होगा वहीं प्रोटीन होगा। तो न्यूक्लियस में आपके प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम होते हैं आपके, ठीक है, उसी के अंदर। और राइबोसोम से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है आपका। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इनवलप जो होते हैं उनके विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर इनवलप होते हैं आपके, ये वाले इधर वाले, तो वो पैरेलल मेम्ब्रेन रखते हैं, विच इज स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर, उनके बीच में स्पेस होता है। मतलब आप एक, जैसे ये आउटर लेयर हो गई और नीचे एक इनर लेयर हो गई, ठीक है, तो उनके बीच में जो स्पेस बनता है
उस स्पेस में कितनी स्पेस होता है, वो 10 to 15 नैनोमीटर स्पेस होता है, और उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो वो क्या बनाते हैं, एक बैरियर बनाते हैं बिटवीन मटेरियल के बीच में, और प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट द साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, आपको पता है इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो और उसके बाद में वो क्या होता है, दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म के अंदर आपको प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में तो प्रेजेंट है ना ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कैसे, देखो देखो, एक होगी ये इधर होगी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये होगी अंदर की साइड जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होगी इनर मेम्ब्रेन, तो उसके बीच में जो स्पेस है बेटा, उसी को हम बोल रहे हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और उसी को जब पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोल रहे हैं, तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, जो सेल ऑर्गेनेल होती हैं, सेल होती हैं जो साइटोप्लाज्म है, तो ये आपको साइटोप्लाज्म है, और ये आपका हो गया न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है, अंदर देख सकते हैं आप। फिर देखिए द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। अब देखो जो आपका वो होता है ना न्यूक्लियर, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है आपकी न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, वो कंटेन करती है, क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर की तरफ आते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर आते हैं, तो उन पे क्या है आपके राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से राइबोसोम पाए जाएंगे, वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, वो पाया जाएगा आपका आरईआर, मतलब राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ईआर पे, उसे आरईआर बोलते हैं, तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बोलते हैं, ठीक है। एट, इसीलिए यही बोल रहे हैं वो, एट अ नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्ट बाय द माइन्यूट पोर्स। अब आपको पता है जो आपके न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं, जैसे देखिए ये एक न्यूक्लियर एनवेलप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बीच में क्या है, ये पोर्स है, दिख रहा होगा आपने, दिख रहा होगा आपको पोर्स, अगर आप इफ यू कैन सी, तो आपको ये पोर्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा भी है कि न्यूक्लियर पोर्स है, ये देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है ना, आप कर्सर को ध्यान देना, तो ये इनके बीच में जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में क्या है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, तो वो पाए जाते हैं आपको। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो स्पेस बचता है बीच में उनको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में इंटरप्ट करता है बाय माइन्यूट पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। तो ये जब फ्यूज करती हैं दोनों मेम्ब्रेन, उसके बाद में मेम्ब्रेन बचता है पोर, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। दिस न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू which movement of RNA protein molecule takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। अब आप इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो पासिंग का काम करते हैं, मतलब एक रास्ता है कहाँ पे, जहाँ पे मूवमेंट हो सकता है आपका आरएनए का और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है आरएनए और प्रोटीन, और आपको साइटोप्लाज्म में भी आ सकता है, तो ये एक रास्ता है आपको, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। आपको पता है नॉर्मली हमें ना एक न्यूक्लियस पाया जाता है पर सेल में, मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। आपने देखा होगा जो वेरिएशंस भी आपने देखे होंगे कि एक सेल में दो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बाइन्यूक्लियेट बोल देते हैं, एक होता है तो यूनिन्यूक्लियेट बोल देते हैं, मल्टी होता है तो मल्टी न्यूक्लियेट बोल देते हैं, ठीक है, एक से अधिक या फिर दो से अधिक होते हैं तो उन्हें बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी न्यूक्लियेट, ठीक है। तो आपके जो बाइन्यूक्लियेट है उसमें आ जाएगा आपका पैरामीशियम, ये आपके एग्जाम्पल हैं, और टैपबर्म ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लियस में आपकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हैं। अब देखो, अब आप कर सकते हो कि आप ना यहाँ पे न्यूक्लियस मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, उसमें आपको बताना, तो मोर देन वन न्यूक्लियस किसमें होता है, पैरामीशियम। आप एग्जाम्पल अच्छा है कि मोर देन वन न्यूक्लियस पाया जाता है उनकी सेल में, ठीक है। सब मैच्योर सेल्स होती हैं इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ ऐसी सेल भी होती हैं जिनके पास में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, तो आपकी जो ह्यूमन सेल होती हैं, ह्यूमन सेल में भी कौन सा, जो ब्लड होता है आपका, ब्लड में भी जो एरिथ्रोसाइट सेल होती हैं, मतलब आरबीसी सेल होती हैं, उनमें क्या होता है, वो इन्यूक्लियेटेड होती हैं। आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा होगा, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, जिसमें सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाओगे, सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ोगे आप ब्लड के बारे में। तो ब्लड में जो आपका एरिथ्रोसाइट है वो इन्यूक्लियेटेड होता है। इन्यूक्लियेटेड का मतलब होता है कि कोई भी न्यूक्लियस उस सेल में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, ठीक है, याद रखना है आपको। मैनी मेमल्स एंड सी ट्यूब, अब प्लांट में ये गया आपका एनिमल में जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, मतलब आरबीसीज होती हैं, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं उनमें, मस्कुलर प्लांट्स होते हैं तो उनमें सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पोर्शन और क्या है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म। अब आपको पता है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म एक ही बात है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। कंटेन्स न्यूक्लियस, अब ये क्या करता है, न्यूक्लियस को कंटेन करता है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड क्रोमेटिन, मतलब
न्यूक्लियस और क्रोमेटिन एक ही साथ में होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियाई आपकी क्या होती हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और वो किसमें प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियाई आपकी प्रेजेंट होती है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपने जो कंटेंट होता है आपका न्यूक्लियस का इस कंटिन्यूअस होता है विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म के रेस्ट पे, एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब जो आपका न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, उस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, याद रखना न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो ये कैसी साइट होती है, ये एक साइट होती है किसके लिए, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए ये एक्टिव साइट होती है, क्योंकि उसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिव साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis। जहाँ पे लार्जर होंगे, मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई होंगे, तो वो क्या होंगे, एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। जहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, इसका मतलब क्या है कि उसमें आरएनए ज्यादा प्रेजेंट होगा, और आरएनए जब प्रेजेंट होगा वो भी राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा। तो जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है मतलब आरएनए प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब फर्दर हम आगे देख ले रहे हैं क्या बोल रहे हैं ये। तो देखिए फर्दर आप देखोगे, फर्दर ये है आपका, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। आपने देखा होगा जैसे आप इंटरफेस जब पढ़ते हैं सेल डिवीजन में, तो इंटरफेस में क्या होता है, न्यूक्लियस आपको दिखता है, ठीक है, हैज अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। आपने देखा होगा जब क्रोमोसोम होता है बेटा आपका, तो क्रोमोसोम कुछ लूजली बाउंड भी होता है और कुछ टाइटली बाउंड भी होता है। जो टाइटली बाउंड होता है वो क्या करता है, उसमें टाइटली बाउंड होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जिसे हम टाइटली बाउंड बोलते हैं तो उसे बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं उसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और जो लूजली बाउंड होता है उसके बोलते हैं यूक्रोमेटिन। आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर कहाँ पे मिलेगा आपको, आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें ये चीजें लिखी हुई है कि यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेटेरोक्रोमेटिन होता है क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि यूक्रोमेटिन क्या होता है, वो होता है जो लूजली बाउंड हो। जैसे आप ना किसी भी ऊन के गोले को ले लो, ठीक है, ऊन का जो गोला होता है उसको ले लो, तो जो ऊन का गोला बना हुआ है उसको बोल देंगे हम हेटेरोक्रोमेटिन। अगर हम उसी ऊन को निकाल के थोड़ी दूर पे ले जाएं, मतलब उसे उधेड़ दें, जैसे हम उधेड़ते हैं ना, जैसे स्वेटर है, स्वेटर क्या है, एक आपका हेटेरोक्रोमेटिन है। अगर हम स्वेटर को उधेड़ देंगे ना उसे, तो वो क्या हो जाएगा, यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो इसीलिए यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपके कुछ लूजली होते हैं और कुछ डिस्टिंक्ट नेटवर्क होते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स के, उन्हें बोलते हैं हम क्रोमेटिन, उन्हीं को हम क्रोमेटिन बोल लेते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन का डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, सेल सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, तो सेल क्या करती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम को शो करना दिखाती हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के स्थान पे, ठीक है। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, आपको पता है क्रोमेटिन क्या करता है, डीएनए कंटेन करता है, एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स कैसी होती हैं, आपको ये याद रखना है, हिस्टोन्स होती हैं आपकी बेसिक प्रोटीन्स, उनमें से आपके आ जाते हैं जैसे अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं आपके आर्जिनिन, लाइसिन, तो ये आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, याद रखना है ये चीज। सम आपकी देखो, जो भी मैं बोल रही हूँ ना आपको ध्यान से सुनना है कि मैम क्या बोल रही हैं, या दी आप जो मुझे बोलना प्रेफर करते हो, तो आपको बस ध्यान से सुनना है कि मैम बोल क्या रही हैं और कहाँ पे रिलेट कर रही हैं चैप्टर को, ठीक है, उस चीज को ध्यान में देना है बस। और इससे मुझसे ज्यादा अगर आप ध्यान से सुनोगे, मुझे ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ मैं रीड करते जा रही हूँ, आप और आप भी साथ में अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके रखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, ठीक है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी ऑल्सो प्रेजेंट होती हैं उसमें, क्योंकि आपको बताया कि जब आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट हो सकती है डीएनए में, तो कुछ हमारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन से प्रेजेंट होती हैं। ऑल्सो आरएनए भी आपका प्रेजेंट होता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अमंग इट्स 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक सिंगल है आपका, सिंगल ह्यूमन सेल है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। आपको पता है, आप एक कोई भी सिंगल ह्यूमन सेल लोगे तो वहां पे क्या है, आपको एक 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी आपका मेंशन है कहाँ पे, आपका जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मेंशन है ये, ठीक है।
यहाँ पे भी दे रखा है, तो यहाँ से आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा और वो चैप्टर रिलेट कर पाओगे आप इस चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है आपका। तो आपकी एक सेल लोगे, आप कोई भी एक सेल निकाल लो अपनी ह्यूमन सेल में से, तो उसमें कितना बड़ा डीएनए प्रेजेंट होता है, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है उस सेल में, ठीक है। और आपके क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन पेयर में 23 पेयर आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, ठीक है। यू विल स्टडी द डिटेल डीएनए पैकेजिंग इन द क्रोमोसोम ऑफ, आप 11th-12th में जब 12th क्लास आप पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे डिटेल में कि स्ट्रक्चर डीएनए का कैसा होता है और पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की। अब देखो, जो एवरी क्रोमोसोम होता है आपका विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। अब क्रोमोसोम आपके कब दिखते हैं, जब आपकी डिवाइडिंग सेल होती है तब आपको क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑफ द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कैनेटिकोर। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपके क्या है, ये समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, ये गोल गोल होगा, मतलब कंस्ट्रिक्ट होगा आपका क्रोमोसोम। ये क्या है आपके फ्री है, कंस्ट्रिक्ट ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बुरी तरह से बांध देते हैं उसको। जैसे आप क्या करो कि 2 पेन हैं आपके पास में, उन्हें पास में लाओ और बीच में जो मिल रही है ना पेन यहाँ पे, ठीक है, साइड से कर लेना थोड़ा सा, और बीच में मिल रही है पेन, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ मिल रही है वहाँ पे टाइटली हमें उससे बांध दें, तो वहाँ पे बांध देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रोमियर हो जाएगा। और ये डिस्क लाइक जो चीजें होती हैं सेंट्रोमियर के पास में, डिस्क लाइक ये दिख रही हैं आपको, तो इसे बोल देते हैं हम काइनेटोकोर, ठीक है। तो आपको दिख रखा है यहाँ पे कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखो ईच क्रोमोसोम क्या होता है, एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन उसके पास में प्रेजेंट होता है, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। और उसके पास में क्या होता है, एक ऑन द साइड्स, उसके साइड्स में क्या प्रेजेंट होती है, एक डिस्क लाइक शेप्ड आपका मिलेगा आपको शेप स्ट्रक्चर, तो उसको बोल देते हैं हम काइनेटोकोर्स, ठीक है, आर प्रेजेंट। फिर देखिए सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड ऑफ आ क्रोमोसोम, तो आपको पता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं आपके सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर ये बीच में हो गया, जैसे यहाँ पे आप कर लोगे गोल गोल, सेंट्रोमियर हो गया, और सेंट्रोमियर क्या करता है, ट्रू सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता है, जैसे 1 ये हो गया और 2nd ये हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आपके देखो कुछ एक होता है पी ऊपर होता है, क्यू नीचे होता है, ये इसकी आर्म्स होती हैं। तो ये ऊपर वाली क्या होगी, पी आर्म हो गई आपकी ऊपर वाली, और नीचे वाली आपकी हो गई क्यू आर्म, ठीक है, ऐसे याद आपको रखना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप याद कर सकते हो। तो हमने यहाँ तक पढ़ा दिया कि आपको सेंट्रोमियर होता है, वो क्या करता है, होल्ड करता है क्रोमेटिड्स को ऑफ अ क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के अनुसार ही हमने क्या किया है, क्रोमोसोम को क्लासीफाई किया है इनटू 4 टाइप्स में, ठीक है। सेंट्रोमियर हमारा कहाँ प्रेजेंट है, जैसे सेंट्रोमियर बीच में होता है ना, तो सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से हमने अपने क्रोमोसोम को 4 टाइप से क्लासीफाई किया। जैसे फर्स्ट क्या हो गया, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब मिडिल में, तो क्रोमोसोम क्या होता है, हैज मिडिल सेंट्रोमियर, उसके बीच में ही आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, उससे बोलते हैं मेटासेंट्रिक। फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में इक्वल आर्म्स में बनाते हैं। फिर देखिए सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, सब मेटासेंट्रिक वो होते हैं जैसे आपके जो स्लाइटली अवे हो जाता है आपका मिडिल से आपका सेंट्रोमियर, तो जब मिडिल सेंट्रोमियर आपका स्लाइटली अवे हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, देखो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म, 2 आर्म बन जाते हैं। नीचे आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में आपके थोड़ा सा और दूर हो जाएंगे सेंट्रोमियर आपके, थोड़ा सा और दूर होने के बाद में सेंट्रोमियर आपके, फिर उसको बोल देंगे हम एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर आपके कहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्म 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म होगी, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म होगी और एक 1 वेरी लॉन्ग आर्म होगी, तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो ये चारों ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, नीट के एग्जाम में भी हो या फिर आपका इवन ये एग्जाम भी हो तो उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सोचे आपकी इसमें नहीं पूछ सकते, नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं इस एग्जाम में भी, ठीक है। अब देखो उसके बाद में एक क्लास बता टीलोमियर, तो टीलोमियर का मतलब होता है टीले पे, आपने देखा होगा टीले पे बैठे हैं हम, तो टीले पे मतलब सेंट्रोमियर आपका कहाँ पे होगा बेटा, टर्मिनल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, मतलब देखो टीले पे सेंट्रोमियर आपका प्रेजेंट होगा तो उसी को हम टीलोसेंट्रिक। अब आपके स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये वाले स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, मेटासेंट्रिक, क्योंकि ये बीच में है, यहाँ पे ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। फिर होता है आपका सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक ये है आपका एक छोटी आर्म हो गई एक बड़ी आर्म हो गई, तो इसे हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सेंट्रोमियर ये होते हैं, आपको मैंने बताया सेंट्रोमियर कहाँ है, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से ही हमने क्रोमोसोम को डिफाइन कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है कि 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर आपके आता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में बताया था आपको मिडिल से थोड़ा सा और ऊपर, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर हो गया सब मेटासेंट्रिक, और फिर स्लाइटली अवे था और उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर चले जाओगे सेंट्रोमियर को लेके, मतलब एक
बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली छोटी आर्म हो जाएगी और एक्सट्रीमली एक बड़ी आर्म हो जाएगी, तो उसको बोल देते हैं हम एक्रोसेंट्रिक। फिर आपका होता है टर्मिनल वाला, टर्मिनल सेंट्रोमियर मतलब बिल्कुल टर्मिनल टीले पर रख दिया बिल्कुल ले जाके सेंट्रोमियर को, तो उसको बोल देते हैं हम टीलोसेंट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ। ठीक है, अभी क्या है, आपका थोड़ा सा क्वेश्चन और गया, वो भी देख ले रहे हैं हम, आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ये। कुछ चीजें होती है, सैटेलाइट होता है, तो आपकी जो अपने क्रोमोसोम होते हैं ना बेटा, वो होते हैं सब मेटासेंट्रिक, अपने लोगों का क्रोमोसोम होता है। तो ये वाली पी आर्म होती है, ये वाली क्यू आर्म होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ जैसे जब हम सेल्स को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है आपका, जैसे आपकी सैटेलाइट हो गया, तो ये होता है बेटा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर क्या है बेटा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है आपका, याद रखना है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी सैटेलाइट है वो क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपके जो क्रोमोसोम हैं वो वेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से उन्हें मैंने क्लासीफाई किया 4 टाइप में। फर्स्ट टाइप क्या था, मेटासेंट्रिक, जिसमें मिडिल में आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट था, ना आर्म छोटी थी ना बड़ी थी, दोनों दोनों सॉरी दोनों ही आर्म आपकी बराबर थी, तो उसको बोल देते हैं हम मेटासेंट्रिक। स्लाइटली अवे था आपका सेंट्रोमियर मिडिल से, तो उसको बोल देते हैं हमने सब मेटासेंट्रिक, मतलब उसमें कुछ एक छोटी आर्म थी एक बड़ी आर्म थी। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है एक्रोसेंट्रिक, तो एक्रोसेंट्रिक में क्या है, स्लाइटली आपकी हाईली आपकी एक शॉर्ट आर्म थी और एक हाईली एक लॉन्ग आर्म थी, तो उसको बोलते हैं आपने एक्रोसेंट्रिक। लास्ट आता है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में क्या था, हमने टीले पे रख दिया था सेंट्रोमियर को। ठीक है, सेंट्रोमियर को टीले पे रख दिया था, तो उसमें क्या हो गया था आपका, कि वो आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया था। अब देखो दो चीज और बची हुई है नीचे, तो हम वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि देखिए, sometimes a few chromosomes have non-stained secondary constriction एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन। अब देखो आपके कुछ टाइम क्या होता है, जो कुछ आपके क्रोमोसोम होते हैं वो नॉन स्टेन्ड होते हैं। तो जो नॉन स्टेन्ड होते हैं बेटा, देखो ये वाले क्या है आपके स्टेन्ड है। स्टेन्ड का मतलब होता है कि वो एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, जो नॉन स्टेन्ड आपके क्रोमोसोम होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि नॉन स्टेन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर कांस्टेंट लोकेशन होती है उनके पास में। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट डीएनए उसमें प्रेजेंट होगा, याद रखना है। सैटेलाइट क्रोमोसोम का मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट डीएनए भी उसमें प्रेजेंट होगा, नहीं। सैटेलाइट डीएनए अलग है और सैटेलाइट क्रोमोसोम अलग है। ठीक है, याद रखना है। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा, सैटेलाइट डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा, ये याद रखना है। लास्ट थिंग है आपकी माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं आपके, कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, उन्हीं को माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। प्लांट्स में और एनिमल में दोनों में प्रेजेंट होते हैं ये माइक्रोबॉडीज, और इनमें कुछ वेरियस एंजाइम्स भी पाए जाते हैं आपके, जैसे पेरोक्सिसोम हो गया और ग्लाइकोसोम हो गया, तो वो कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। मुझे बताना डेफिनेटली कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, और आपको समझ में आया या नहीं आया। प्लीज़ मेक श्योर फीडबैक जरूर देना मुझे कि मैम समझ में आ गया। आप ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही कराते रहो, हमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस। और बायो का मैं देख ही रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका हो। थोड़ा सा मेरे पास में सोर्सेज बेटा कम है, फिर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ कि आप अपने जो सिलेबस से पिछड़े ना, और आप अच्छे से पढ़ पाएँ। एनसीईआरटी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ा रही हूँ। आपको जो लाइन समझ में नहीं आती है वो आप मुझे टाइप कर सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में, मैम ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, नेक्स्ट लेक्चर में आप हमें समझा देना। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सेल डिवीजन वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हमारे फेजेस होते हैं, उन फेजेस को समझेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे सेल डिवाइड करती है, कैसे कैसे रीअपीयर होती हैं आपकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो। तो ये चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।